हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल शीशपाल अकेडमी। और डेली करंट अफेयर्स हम लाते हैं। आज 16 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है और ये परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा है, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स की, अगर हम बात करें तो। और जितनी भी परीक्षा है तुम्हारी 2024 या 25 में होने वाली है, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स अपनी जगह एक जीएस की जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जितने भी हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, एकमात्र प्लेटफॉर्म है एक। देखो जीएस है आपका, जो जीएस है या जीके है, ये आपका जीके है। और इनके लिए, सबके लिए ये पूरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि 21 से 16 नवंबर 2024 तक भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और 6 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर रहेंगे। आपका नाइजीरिया, ब्राजील और तीसरा देश कौन सा है? तो इसमें आंसर हमने साथ लिए आंसर इसमें। तो आंसर साथ लिए, तो ये आंसर सही है इसमें, यूनान, युआइना। ये आंसर सही है, युआइना। देखिए 16 से 21 नवंबर 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और युआइना की 6 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर रहेंगे। 18 से 19 नवंबर को प्रधानमंत्री 19वीं विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील का दौरा करेंगे। और ये प्रधानमंत्री की ब्राजील की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी। इसमें पूर्व इन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए 24 और 19 ब्राजील का दौरा किया था। इस बार विशेष जी शिखर सम्मेलन होने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार होगा जब अफ्रीकी संघ का सदस्य के रूप में जी जी 20 में अपना स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विश्व महत्व के विभिन्न मुद्दों पर की स्थिति को और पटल पर रखेंगे। और G20 नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा में 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ ईस्ट शिखर सम्मेलन के परिणाम को भी दर्जाने पर चर्चा करेंगे। और नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने नियंत्रण पर 16 और 17 नवंबर को नाइजीरिया की राजकीय यात्रा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र की पहली यात्रा होगी और 17 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है। सर 17 वर्षों की बात चल रही है। 19 से 21 नवंबर तक पीएम मोदी यूआईना की अधिकारी यात्रा पर रहेंगे। और वर्तमान में यूआईना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं। पुरस्कार की दुनिया जान लेते हैं। 14 नवंबर 2024 को किस देश के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान और अलकृत करने की घोषणा की है? तो इसका डी आंसर सही है, डोमिनिका। 14 नवंबर 2024 को डोमिनिका ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान अलकृत करने की घोषणा की है। कोविड-19 के समय भारत में डोमिनिका को सहायता की थी। और डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कोविड-19 महामारी के समय डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन की 70,000 वैक्सीन आपूर्ति की गई थी। और नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। 19 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले कैरिबियाई समुदाय और साझा बाजार शिखर सम्मेलन में ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य देखभाल, शिशु शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में डोमिनिका की सहायता की। ये जलवायु समावेशी भवन निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने में पीएम मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वर्तमान में डोमिनिका प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट है। डोमिनिका पूर्व कैरिबियन सागर में लेसर एंटीलीज का द्वीप देश है। और वर्ष 1978 में स्वतंत्र होने के बाद ये राष्ट्रमंडल का सदस्य रहा। डोमिनिका की जो राजधानी और मुख्य जो बंदरगाह रोसेस है। और यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। लाल गर्दन वाला तोता केवल डोमिनिका में ही पाया जाता है। और नीले सिर वाला हैमिंग बर्ड भी पाया जाता है। यहाँ की जो जनसंख्या मुख्य अफ्रीका मूल की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जान लेते हैं। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉलेज पार्क
सिम्बियोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम विदेश परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सी आंसर इसका ये दुबई की। सी आंसर सही थे फ्रेंड्स। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई नालेज पार्क में सिम्बियोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम विदेशी परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। और ये समारोह भारत के संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता के मजबूत प्रदान करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान भी अवसर पर मौजूद थे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन मात्र संस्थागत प्रसार नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़े भारत की शिक्षा देश में महत्वपूर्ण कदम है। योजना जान लेते हैं। बिहार राज्य के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो सी आंसर सही 18। बिहार राज्य के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया है। और केंद्र सरकार यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सरकार देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का उद्देश्य है लोगों को किफायती और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं उपलब्ध कराया है। अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। संबोधन में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए देश में 1,50,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। और 18 जन औषधि केंद्रों के नाम जान लेते हैं, स्टेशनों के नाम और राज्यों के नाम। समस्तीपुरम बिहार, और बिहार में आपका बिहार आ गया, ललितपुर और बादशाह और बरेली शहर ये उत्तर प्रदेश में है 3। और अगरतला त्रिपुरा है। और राजस्थान में देख लेते हैं दुर्गापुर है, बाड़मेर फला और ये फलाना राजस्थान में है। और नागरकोइल जंक्शन और तंजापुर दो आपके तमिलनाडु में है। तेलंगाना में कोचीगुड़ा और बिलासपुर में आपका छत्तीसगढ़। और दम्बाड़मेर आपका कर्नाटक में है। गुजरात में और देख लेते हैं चंद लोदिया और राजकोट और वापी है गुजरात में 3 है। पश्चिम बंगाल में नेताजी मेट्रो स्टेशन और कटनी मध्य प्रदेश में। ये है सारे यहाँ पे सस्ती दवाओं का उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मार्च 2024 में 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की जा चुकी है। न्यू 1 ईयर। बिहार का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य दूसरे एम्स की आधारशिला दरभंगा में रखी है। ये देश का कौन सा एम्स रहेगा? तो ये कौन सा रहेगा? सी आंसर ये 23वां। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य के दूसरे एम्स की आधारशिला दरभंगा में रखी है। ये देश का 23वां एम्स होगा। केंद्र सरकार 3 वर्षों में दरभंगा एम्स का निर्माण करेगा। और यहाँ 188 एकड़ जमीन पर 1264 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण होगा। इन्होंने 398 करोड़ की लागत से बनने वाले दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी वर्चुअली उद्घाटन किया है। इन्होंने झंझारपुर लोखा बाजार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दिवस की दुनिया देख लेते हैं। विश्व मधु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को विश्व मधु दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 2024 की थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पटाना है। विश्व मधुमेह दिवस पहली बार 1991 इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बनाया है। इसमें अंधापन, किडनी और फेलुअर, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसे बीमारी होने की संभावना होती है। न्याय जान लेते हैं। 13 नवंबर 2024 को मानवीय सर्वोच्च न्यायिक सक्रिया के बिना ही घरों को तोड़ने की सक्रिया को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेखन बताते हुए दिशा निर्देश जारी किया है? तो सी आंसर अनुच्छेद 21। 13 नवंबर 2024 को मानवीय सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय के बिना ही घरों को तोड़ने की सक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेखन बताते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। 13 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश BR गवाई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ ने यह आदेश जारी किया था कि उन्होंने मकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया को डरावना दृश्य बताया था। कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती। कार्यपालिका आरोपी को गुनाहगार या दोषी घोषित नहीं कर सकती और मकानों को ध्वस्त नहीं कर सकती। इनकी पीठ ने कहा है कि संविधान और आपराधिक कानून के तहत आरोपी और दोषी को कुछ सुरक्षा और अधिकार हुई है। 17 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में संपूर्ण भारत में अवैध ध्वस्तीकरण का प्रतिबंध लगा दी है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
नागरिकों को आश्रय के मौलिक अधिकार को नष्ट करने के लिए और जेसीबी द्वारा बुलडोजर चलाने के डरावने दृश्य का वर्णन किया गया है। अंतरिक्ष की दुनिया जान लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने अरुण ग्रह और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा और महासागर और जीवन की संभावना जताई है? तो सी आंसर ये नासा ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष नासा आंतरिक संगठन और अरुण ग्रह और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना जताई है। अरुण ग्रह है और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा सुनसान और निर्जीव दुनिया नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक लंबे समय के अनुमान लगा रहे हैं। परंतु वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह शायद महासागर हो और जीवन की संभावना हो सकती है। नई जांच में तथा वायेजर 2 के उड़ान कर भरने के बाद परिणाम बताते हुए यूरेनस की प्रणाली हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है, जिसमें जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां और उसकी सतह के अंदर ऐसे महासागरों को जिनमें मछलियां भी हो सकती हैं। अंतरिक्ष दुनिया। नासा के वैज्ञानिकों ने वायेजर 2 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों को कितने वर्षों के पश्चात दोबारा से 5 जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरेनस और उसके 5 सबसे बड़े चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना है? तो सी आंसर इसमें सही है। सी आंसर है 40। नासा के वैज्ञानिकों ने वायेजर 2 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों को 40 वर्षों के पश्चात दोबारा से जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरेनस और उसके 5 सबसे बड़ा चंद्रमा पर महासागर और जीवन की संभावना है। इस ग्रह को सर्वप्रथम 1781 और ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने एक दूरबीन की सहायता से खोजा था। यूरेनस के बारे में भी जो जानकारी मिली है वह नासा के वायेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र की गई है। वायेजर 2 लगभग 40 साल पूर्व यहाँ से होकर गुजरा था और अब जांच में ये पता चला है कि अंतरिक्ष यान वायेजर 2 की यात्रा के दौरान एक काफी शक्तिशाली और तूफान आया था, जिसके कारण यहाँ यूरेनस से संबंधित भ्रामक जानकारी प्राप्त हुई थी। और उस सौर तूफान में यूरेनस पर मौजूद पदार्थ को उड़ा दिया और चुंबकीय क्षेत्र कुछ देर के लिए अस्थायी रूप से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। नासा के वैज्ञानिकों का एक ऐसा मानना भी है कि यूरेनस प्रणाली हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। यहाँ ऐसे चंद्रमा हो सकते हैं जिसमें जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उनकी सहायता के नीचे ऐसे महासागरों जिसमें जीव जंतु भी मौजूद हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वायेजर 2 अंतरिक्ष यान नासा का एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट है। इसे नासा द्वारा 1977 को लॉन्च किया गया था। ये सौरमंडल के तारों और बड़े ग्रहों का अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। ये पहली मानव द्वारा बनाई गई यान थी जो यूरेनस के पास गुजरी थी और इसे वायेजर 2 ने 10 नए चंद्रमा तथा 2 नए बायल खोजे थे। अर्थशास्त्र की दुनिया जान लेते हैं। अक्टूबर 2024 को भारत में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है? सी आंसर सही है इसमें 6.21%। अक्टूबर 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ाकर 6.21% हो गई है, जिसमें पिछले महीने ये 5.49 थी। वर्तमान में ये महंगाई पिछले 14 महीने में पहली बार सबसे अधिक है। 14 महीने में पहली बार ये खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टोल रेट बैंड से बाहर चली गई है। खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है तथा ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई से तय होता है। इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, मकान, ईंधन, बिजली, अन्य वस्तुओं की महंगाई गणना की जाती है और महंगाई का सीधा संबंध हमारे परचेसिंग पावर से होता है। जैसे कि महंगाई दर 7 हो तो कमाए गए जमा किए गए 100 रुपए का मूल्य केवल 93 रुपए होगा। जब महंगाई दर बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाता है, परंतु ये महंगाई दर घटेगा तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट कम कर दिया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित महंगाई सीमा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आधार पर 4% है, जिसमें 2 घटकर बढ़ जाता है और 2% से कम महंगाई और 6% से ज्यादा महंगाई देश के आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं है। अक्टूबर 24 में सीपीआई पर आधारित सालाना मुद्रास्फीति दर 6.1% ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमांक 6.68 से 5.62 हो गई है। मुद्रा पुरस्कार की दुनिया जान लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। नित्यानंद हल्दीपुरम और दूसरा शशि व्यास, तीसरा कमलिनी दत्ता, चौथा हरीश तिवारी, वसीफ आरिफ 506 श्री श्री रविशंकर
और सोनू निगम 700 लोग हैं। और इसमें है ऊपर नीचे दिए गए कितने व्यक्तियों को 20वें सपाबा पुरस्कार 22 नवंबर 2024 को सम्मानित किया गया है। तो ये 5 तक अक्षर ये भी है, और दूसरा आपका तीसरा और चौथा और ये 5वां। तो इसकी बात कर रहे थे, सी आंसर इसमें सही है। उपरोक्त में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सही है। नित्यानंद हल्दीपुरम, शशि व्यास, कमलनी दत्त, हरीश तिवारी, बासिर आरिफपुर 20वां समापा पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के कामनी ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले 20वें समापा संगीत सम्मेलन में दिया जाएगा। संदूर वादक और सोपरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स समापा के महासचिव अभय सोपरी ने विजेताओं को नामों की घोषणा की है। ये समापा सम्मेलन 2022-24 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। समापा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन संगीतकारों और व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति, विशेषकर संगीत के लिए योगदान दिया है। नाम, संबंधी क्षेत्र, सम्मान देखिए। नित्यानंद हल्दीपुरम मुंबई, बाद बंसूरी सपापा बितास्ता का नाम यह है। और बशीर आरिफ जम्मू कश्मीर के कवि एवं लेखक है। सपापा निंद ऋषि है। शशि व्यास मुंबई, कला और संस्कृति कलावर्धन से है। हरीश तिवारी दिल्ली के हैं, गायन संगीत तेजस्वा भी है। और कमलिनी नागराजन दत्ता और कला और संस्कृति सपापा उत्कृष्ट है। लक्ष्य मोहन और आयुष मोहन दिल्ली के रहने वाले। सितार और सरोज सपापा युग रत्न है। या आलोक पराड़कर ये लखनऊ के कला समीक्षक, पत्रकार और सपा आचार्य अभिनव गुप्ता है। निधन की बात कर लेते हैं। हाल ही में मनोज मिन्ना का निधन हो गया। वे थे कौन थे? डीआर सैयद, बंगाल अभिनेता थे। 12 नवंबर 2024 को मनोज मिन्ना का निधन हो गया। वे एक भारतीय रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1938 को बांग्लादेश में हुआ था। खेल की दुनिया जान लेते हैं। पंकज आडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रॉबर्ट हॉल को हराकर 28वां विश्व खिताब जीता है। रॉबर्ट हॉल का संबंध किस देश से है? तो बी आंसर है इंग्लैंड से। पंकज आडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रॉबर्ट हॉल को हराकर 28वां खिताब जीता है। रॉबर्ट हॉल का संबंध इंग्लैंड से है। पंकज आडवाणी रॉबर्ट हॉल को 4 पॉइंट दूर से हराया है। भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी का ये लगातार 7वां खिताब है। इन्होंने एशियाई खेल वर्ष 16 और 2010 में स्वर्ण पदक जीता है। पंकज आडवाणी ने अर्जुन पुरस्कार और पद्म भूषण व पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। महोत्सव की दुनिया देख लेते हैं। 15 नवंबर 2024 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो बी आंसर इसमें सही है, नई दिल्ली से। 15 नवंबर 2024 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जिसमें शांति और जीवंत बोडो समाज को बढ़ावा देने के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 2020 बोडो शांति समझौते के बाद हुई प्रगति का जश्न मनाना है और विभिन्न क्षेत्रों को बोडो समुदायों को एकीकृत करता है। प्रतिभागी बोडोलैंड क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान में है। 15वां है, भारत के दूसरे सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। विकेट लेने वाले बने हैं। तो बी आंसर समझिए, अर्शदीप सिंह है। भारत के दूसरे सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। इन्होंने 59 पारियों में 92 T20 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह T20 में 59 पारियों में 89 विकेट लिए थे। भुवनेश्वर कुमार ने 86 पारियों में 90 विकेट लिए थे। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डी आंसर ये लोहा का नहीं जानते थे। बाकी तामा, कांस्य ये सब जानते थे। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जहां लोगों को तामा, कांस्य, सोना का उपयोग जानते हैं, जबकि यहाँ के लोग लोहा और धातु को बारे में नहीं जानते थे। किस मुगल सम्राट के आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो डी आंसर सही है, औरंगजेब। ये मुगल सम्राट औरंगजेब 1658 से 1707 में आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम
अब्बुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी था इनका पूरा नाम। श्रीपट्टनम की संधि का कब हस्ताक्षर किए थे? बी आंसर सही है 1792 में। श्रीरंगपटना की संधि अंग्रेजों की टिपू सुल्तान के साथ थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों मराठों के और हैदराबाद की निजाम की मदद से श्रीरंगपटना पर हमला किया था। 5 फरवरी 1792 को तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान के लिए किले को घेर लिया और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। 1809 में फारसी में एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा किसने लिखा था? तो सी आंसर सही है इसमें राम मोहन राय। एकेश्वरवादियों को उपहार पुस्तक राजा राम मोहन राय ने 1809 में लिखी थी। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो बी आंसर सही है आर्जित संपत्ति नहीं है, बाकी विरासत जन्म और प्राकृतिक सर ये होना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित ब्रिटेन की तरह भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, अर्थात पहला जन्म, दूसरा उत्तराधिकार, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिकरण और 5वां भूमि अधिग्रहण से। 6 है सर्वोच्च न्यायालय ने जितना के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा है? तो डी आंसर सही है अनुच्छेद 21 में। सर्वोच्च न्यायालय ने जितना के अधिकार को संविधान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अंतर्गत रखा है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। 7 में है यमुना नदी किस राज्य से निकलती है? तो डी आंसर उत्तराखंड से। यमुना नदी उत्तराखंड से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है जो प्रयागराज गंगा में मिलती है। रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो बी आंसर है भूमध्य सागरीय। ठीक है, रबड़ के पेड़ को काटा जाता है और दूध या रस लैक्टेस प्राप्त होता है, जिससे लैक्टेस से रबड़ प्राप्त होता है। इसका उत्पादन अत्यधिक गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में होता है। इसके पेड़ भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। इसका मूल स्थान अमेजन बेसिन है। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो डी आंसर है 1965 से 1968 के बीच में। पंचवर्षीय योजना को केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम इस केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हर 5 साल में शुरू किया जाता है। 1966-1969 तक इस योजना नहीं चलाई गई थी, जिसे नियोजक अवकाश कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका डी आंसर है समाज कल्याण में। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1969 से 1947 तक था। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना, सामाजिक कल्याण को भी विशेष रूप से लक्षित किया है। रेपो दर क्या है? बी आंसर इसमें सही है वह ब्याज दर जिसमें भारतीय बैंक आरबीआई ने धन मांगते हैं। रेपो दर वह दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अन्य वाणिज्य बैंकों में धन और उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिसमें आरबीआई वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। जी का मान क्या होता है? डी आंसर सही है 6.67 MQ होता है। जी का गुरुत्वाकर्षण से स्थानक एक सर्वोच्च स्थानक एक जी का मान होता है। सिरका किसकी मदद से तैयार किया जाता है? तो सी आंसर सही है एसिटोबैक्टर एसिटिक। सिरका एसिटोबैक्टर एसिटिक से तैयार किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक, इसका उपयोग वाइनर साइडर से इथेनॉल को एसिटिक परिवर्तन करके सिरका का उत्पादन किया जाता है। मेंढक के हृदय में निम्नलिखित में कितने भाग होते हैं? तो 2 अलिंद और 1 निलाय होता है। मेंढक का हृदय 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 1 निलाय होता है। पुकेसर और अंडा के बीच स्वयं परागण होता है। तो बी आंसर सही है एक ही फूल के भीतर। पुकेसर और अंडा के बीच स्वर्ण एक ही फूल में होता है और एक फूल जिसमें नर पुकेसर और मादा कार्पेल दोनों प्रजनन अंग होते हैं, एक उभयलिंग पुकेसर भी फूल होता है। तो फ्रेंड्स ये आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 16 के। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अधिक से अधिक शेयर करना फ्रेंड्स अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के पास। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स। और इसके बाद में स्पेशल क्लास होगी और अभी देखते हैं कुछ नए टॉपिक लेकर आते हैं। बिहार का रिजल्ट आ गया है Tier 2 का, PCS का 1 से 8 तक का रिजल्ट टीचर लाइन का। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं